आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है और मैं दर्शन शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहा हूँ। फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑन पैंडेमिक में आज यहाँ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए एकेडमिक सपोर्ट सेल का तहे दिल से शुक्रिया। फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑन पैंडेमिक के अगर पहले पॉइंट की बात की जाए कि मेरे शोध कार्य का क्षेत्र क्या है, तो मेरे शोध कार्य का क्षेत्र सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, एप्लाइड फिलॉसफी और एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी है। अब अगर फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑन पैंडेमिक के दूसरे पॉइंट अर्थात शोध कार्य के बारे में विस्तार से बात की जाए, तो यह महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के बारे में है, जिसमें महात्मा गांधी का सर्वोदय और दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद शामिल है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, सर्वोदय अर्थात सभी का उदय। महात्मा गांधी का यह मानववादी दर्शन बंधुत्व, प्रेम, परस्पर सहयोग, संबंध एवं अहिंसा के चतुष्कोणीय विधा का मजबूत बंधन है। अगर सर्वोदय के वैज्ञानिक स्वरूप को देखा जाए तो यह दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार व्यक्ति की एक आत्मा होती है, ठीक इसी प्रकार राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, जिसे चिति कहा जाता है। यह चिति ही भारतीय संस्कृति का विस्तृत इतिहास का परिणाम है, जिसके आधार पर एकात्म मानववाद परिवार, राष्ट्र, मानवता के माध्यम से व्यक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड तक एक व्यक्ति के समग्र अवयवों पर जोर देता है। एकात्म मानववाद वह नींव का पत्थर है जिस पर हमारे पूरे तंत्र को खड़ा किया जा सकता है। इसे सर्पिलाकार मंडलाकृत आकृति द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके केंद्र में व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक परिवार और परिवार से जुड़ा हुआ एक समाज, उससे जुड़ा हुआ राष्ट्र, विश्व और फिर अनंत ब्रह्मांड सब कुछ अपने में समाविष्ट किए हुए है। इस अखंड मंडलाकार आकृति के अंदर एक स्तर से दूसरा स्तर और फिर तीसरे स्तर का विकास होता है, यानी कि सब आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के पूरक और स्वाभाविक सहयोगी हैं। वास्तव में सर्वोदय और एकात्म मानववाद इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का द्योतक है जो भारतीय संस्कृति का युगानुकूल विवेचन है, जिससे भारतीय संस्कृति के परंपरागत ज्ञान के आधार पर, अंत्योदय के आधार पर नवीनतम रूप से जीने का मार्ग दिया जा सकता है। अब अगर फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑन पैंडेमिक के तीसरे बिंदु अर्थात पैंडेमिक में फिलॉसफी ने क्या कोई मदद की है, अगर मदद की है तो किस प्रकार से। वास्तव में एक फिलॉसफी के अध्येता होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। वैसे भी जब तक सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगता है तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार ये पैंडेमिक अभी तक समाप्त नहीं हुई है, पर फिर भी हम इसके बाद एक जीवन देख पा रहे हैं तो वह दर्शन के कारण ही है। क्योंकि सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जहाँ प्रदर्शन का अंत होता है वहाँ से दर्शन शुरू होता है। तो इस पैंडेमिक के पीछे आने वाले भविष्य के लिए भी हमें जो सीख मिलती है वो दर्शन से ही मिल रही है। बाकी इस पैंडेमिक में कुछ ऐसी बातों पे चर्चा हुई है जिन पे चर्चा बहुत पहले होनी चाहिए थी, जिसमें से मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है जिस पे हम लोगों ने अभी बात करना शुरू किया है। यहाँ फिलॉसफी हमें ये सिखाती है, अगर हम इस सेंटेंस के पीछे की फिलॉसफी समझें तो हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे सामना करना है। सेंटेंस ऐसे है कि वी कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। बाकी तो जिस प्रकार बाढ़ का पानी तेज़ी से आता है और सब कुछ अस्त व्यस्त करके चला जाता है, ठीक ऐसे ही इस पैंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसी पूर्व में थी वैसी नहीं रह गई हैं। इसके कारण हमारे जीवन का जो क्षितिज है उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। अब इस बदलाव के दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये अभी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन हम रुके नहीं हैं, क्योंकि हमारा संकल्प वाक्य है, ना थकेंगे ना रुकेंगे ना डिगेंगे, ना थकेंगे ना रुकेंगे ना डिगेंगे, बल्कि हम चलते ही रहेंगे। वास्तव में दर्शन हमें यही सिखाता है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ आज का सोचें, बल्कि हमें आज के साथ साथ भविष्य का भी सोचना है। हमें अपने रग रग में उत्थितम, जागृतम और बोध तत्व की भावना का संचार जारी रखते हुए प्रकृति की मन से रहन के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि हम बदलाव को लेके कभी रिजिड नहीं रहे हैं,
हमने बदलाव को हमेशा सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है चरे वेति, यही तो है हमारा मूल मंत्र। अब अगर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑन पेंडेमिक के चौथे पॉइंट, अर्थात मैं अपने शोध कार्य से पेंडेमिक को कैसे देखता हूँ, तो अगर मेरे शोध कार्य से पेंडेमिक को देखना है तो इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल हैं। अब अगर हम ऐसा समाज देखना चाहते हैं जिसमें सर्वोदय हो, तो हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हर देश का अपना एक पेपर होता है और उसको उसी की कंडीशन के अनुसार सॉल्व करना होता है, पर यहाँ तो हमने पेपर ही दूसरे देश से चुरा लिया है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी रिसोर्स के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से आगे बढ़ें। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया से कट रहे हैं या ग्लोबलाइजेशन से हट रहे हैं, बल्कि अभी जो हमारे लिए ज़रूरी है हम उसके हिसाब से आगे बढ़ें। इस पेंडेमिक में जो कुछ समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखाई दी हैं या जहां बदलाव की ज़रूरत है, उनके बदलाव की बात मेरे ये दोनों सिद्धांत बहुत विस्तार से करते हैं। ये दोनों सिद्धांत भारत के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की एक बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा करते हैं, जिसमें नीति निर्माण, राजनीति का आधुनिकीकरण, मनुष्य की अवधारणा, समानता, ग्रामोद्योग, महिलाओं की मुक्ति, रोटी, श्रम, स्वराज्य, सर्वोत्तम और विकेंद्रीकरण जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं शामिल हैं। दोनों सिद्धांत वास्तव में एक ऐसे प्रतिमान पर आधारित हैं जो प्रचलित मुख्य धारा की आर्थिक एवं बाकी सामाजिक परंपराओं का आधार है, जो एक अत्यंत व्यवस्थित और सुसंगत तार्किक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वर्तमान समय की आर्थिक समस्याएं, शांति, समृद्धि और प्रगति का भी आश्वासन देते हैं। इसी के साथ एकेडमिक सपोर्ट सेल का यह अवसर देने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। आप सभी को धन्यवाद।